हेलो एवरीवन। आज हम लोग को 11th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट ना। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमको क्या पढ़ना है, ठीक। अच्छा, यूनिट आप लोग जानते हो यूनिट क्या है, ठीक है, कि मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूनिट होता है। मेज़रमेंट करने का मतलब होता है नापना। हिंदी में अगर मेज़रमेंट वर्ड हम पूछें तो मेज़र करने का मतलब होता है नापना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमको किस फिजिक्स में, हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको मेज़रमेंट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मेज़रमेंट हम कर रहे हैं ना, तो हमको क्या ज़रूरत है, ठीक, क्यों हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए या चीज़ों को और समझने के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी हमें ना। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं हमको एक घर बनाना है, ठीक है, तो वो घर हमारा कितना बड़ा होगा, उसमें कितने कमरे होंगे, उस कमरे का क्या साइज़ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास लेंथ का कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ऐसे सपोज करिए, इमेजिन करिए, ठीक है, कि हम लोग लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर नाम की कोई चीज़ नहीं जानते, ठीक। तो हम कोई चीज़, दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? क्या हम घर का साइज़ बता पाएंगे? क्या हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कमरा होगा, इतना छोटा उसमें ये चीज़ होगा? हम लोग कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको मेज़रमेंट करना होगा, ठीक। या जैसे मान लीजिए कि अगर क्या किया जाए, मान लीजिए हम कहते हैं किलोग्राम, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, ठीक। थोड़ी देर के लिए ये सपोज करिए कि हमारे पास मास नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हम जानते ही नहीं है कि मास नाम का भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ऐसा कोई यूनिट होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, ठीक, तो अगर दो चीज़ों कितना मैटर किसके पास ज़्यादा है, अगर हमको कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कभी नहीं कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए हमको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, स्टार्टिंग में मेज़र कैसे करते थे? तो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए लेंथ अगर मेज़र करना है, चलिए पहले मास को मेज़र करते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे पास पता है कि हमारे पास एक वो होगा, ठीक है, वेट होगा, ठीक, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो, 100 किलो ना, तो इससे हम वेट मेज़र कर लेंगे, ठीक। अच्छा, पहले जो था, ठीक है, वो वेट नहीं होता था, ठीक। पहले मास मेज़र करने के लिए हमारे पास किलोग्राम, ग्राम, ऐसी चीज़ें हमारे पास कोई डिफिनीशन नहीं था, ठीक। बहुत पहले आप लोग देखिएगा, पूछिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग के घर में बूढ़े लोग होंगे उनसे पूछिएगा कैसे आप लोग नापते थे बहुत पहले। इस समय तो करंट में ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। जब वेट यूज़ करते थे ना, तो वेट मेज़र करने के लिए एक कटोरा होता था, ठीक है, डोंगा कहते थे जिसको, ठीक है, एक छोटा ऐसा कटोरा होता था, ठीक है। उस डोंगे को, ठीक है, लोहे का एक कटोरा होता था, इसको डोंगा कहते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ दुकानों पर मिलता है ये, ठीक है, ये निकालने वाले का काम आता है। अब जो चीज़ों को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वेट मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते ना। पहले इसको डोंगा कहते थे, ठीक है, ठीक, इसको वेट मेज़र करते थे। एक डोंगा गेहूं या एक डोंगा चावल 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 डोंगा, 4 डोंगा, ऐसे हम लोग कंपेयर करते थे। अच्छा, अब डोंगे से अगर वेट मेज़र करेंगे, ठीक है, अगर डोंगा जो है, जो कटोरा है, ठीक है, ठीक, जो ये बाउल टाइप है, ठीक, इससे डोंगे से वेट मेज़र कर रहे हैं। मान लीजिए हम 2000 या 100 डोंगा, ठीक, हम चावल खरीद के लाए, ठीक है। एक डोंगे का जो कॉस्ट है वो 2 रुपये है, ठीक, तो 100 डोंगे का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 200 रुपये, ये तो होगा, ठीक। अब हम इसको सेल करने जा रहे हैं, ठीक। अब जिसको हम दे रहे हैं वो इसको ले रहा है इसके एक बड़े साइज के डोंगे से, ठीक, जिसमें इसका 2 डोंगा अट रहा है, और ये ले रहा है 3 रुपए के हिसाब से, ठीक। हमको तो लग रहा है कि ये पैसा ज़्यादा दे रहा है, ठीक, हम 2 रुपए के हिसाब से लाए हैं, ये 3 रुपए के हिसाब से हमको दे रहा है। अच्छा, इसका एक डोंगा और इसका 2 डोंगा, इसका एक डोंगा, ये 2 बाउल और ये 1 बाउल बराबर है, तो इसके 100 बाउल का इसके कितने बाउल में आ जाएगा? 50 बाउल में, और एक का कॉस्ट कितना? 3, तो कितना आ गया? 150। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो हम लोग लॉस कर गए, ठीक, क्योंकि हमारे पास यूनिट का कंसेप्ट नहीं है, हम लोग ओरली ऐसे मेजर कर रहे हैं ना, तो ये हमारा लॉस हो गया। इसीलिए हमको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ी, हमको मेजरमेंट में यूनिफॉर्म बनाना हुआ, ठीक है। हम कैसे यूनिफॉर्म करेंगे, कैसे यूनिफॉर्म नहीं करेंगे? जैसे पहले लेंथ मेजर करने के लिए डंडा ले लेते थे, उससे मेजर करेंगे, इतना डंडे का, ये 2 डंडा, 4 डंडा, 6 डंडा, इतने डंडे का इतना कपड़ा, ये इस टाइप के। या तो वो कहते थे कि एक बिस्ता, ठीक है, 1 हैंड स्पैन, या 4 उंगल, या 1 हाथ कपड़ा ना, ऐसे लेंथ मेजर करते थे, ठीक है। या वो कहते थे जैसे मान लीजिए ऐसे कहते थे 1 हैंड स्पैन बात करते हैं, ठीक, किसी का छोटा हाथ है, हैंड स्पैन इतना है, चलिए 10 हैंड स्पैन कपड़ा चाहिए, इसका 10 टाइम्स हो गया, ठीक। और किसी का बड़ा हाथ है तो उसका हैंड स्पैन इतना आया, ठीक है। अब उससे 10 हैंड स्पैन लेंगे तो कपड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें पहले मेजर कर देते, पहले तो मेजर करना आता नहीं था, ठीक है, फिर मेजर करना स्टार्ट कर दिए।
जब मेजर करना स्टार्ट किए, ठीक है, तो उसमें हमारी यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, ठीक, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे लिक्विड मेजर करते तो गैलन से मेजर करते थे, ठीक है, वहाँ पे गैलन होता था, उससे मान लेते इतने गैलन का प्राइस इतना होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी ना। तो मेज़र पहले तो मेज़र करनी करते थे, फिर मेज़र करना सीखे, और मेज़र करना जब सीखे तो उसके बाद उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आई, तो फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखा गया, फिर उसमें यूनिफॉर्मिटी आने लगी। तब हम लोग एक कंट्री से, जैसे मान लीजिए हम कह दें 1 किलो मतलब कि कुछ इतना अमाउंट है, ठीक है, दूसरा कंट्री कह दे 1 किलो इतना अमाउंट है, ठीक, हम इस हिसाब से कॉस्ट बताएं, वो इतने को 1 किलो माने, तो यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो चीज़ें बाद में यूनिफॉर्म की गई। यही सारी चीज़ें जानने के लिए, हमको पढ़ने के लिए मेजरमेंट की जरूरत है। अगर मेजरमेंट नहीं जानेंगे, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए हमको मैथ्स की वो जरूरत है, ठीक है। अगर मेजरमेंट हम नहीं जानेंगे, मेजरमेंट करने नहीं आएगा, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को, दो चीज़ों को कंपेयर करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारा मेजरमेंट का नीड है। व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? क्यों हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हम दो चीज़ों को इजीली कंपेयर कर सके, कहीं पे साइज डिफाइन कर सके, कहीं पे बातों को हम समझा सकें, इसीलिए मेजरमेंट की हमको ज़रूरत है ना। अच्छा, अब मेजरमेंट किसका करेंगे? मेजरमेंट हम लोग करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, लेंथ का, मास का, टाइम का। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी ना, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब हमारी कैसी है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है, ठीक है। दोज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी विच डिफाइंस, ठीक है, विच डिफाइंस अंडर लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। वो सारी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ में डिफाइन की जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के लॉ लेंथ को डिफाइन करें, मास को डिफाइन करें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारी दो टाइप्स की है, ठीक है। एक हमारे पास है फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक हमारे पास है डिराइव्ड, ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, जो बेसिक का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड ना करे, ठीक। तो वो फिजिकल क्वांटिटी विच, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब के सब हमारे फंडामेंटल हैं, ठीक। और वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हो उसको कहेंगे डिराइव, ठीक। विच फॉर्म बाय 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये ना होगा। तो ये सब की सब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी है? डिराइव। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जो बेसिक होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, उसको फंडामेंटल कहेंगे। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनेगा उसको क्या कहेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन ये हो गया ना कि वो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ में डिफाइन किया जाए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के हो गए? 2। अच्छा, अब मेरी बात और सुनिएगा, ठीक। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बेसिक, जैसे कहते हैं ना मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ना होता है। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, देयर आर
देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, हमारे पास वैसे ही फिजिक्स में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? 7। क्या क्या? लेंथ, ठीक, लेंथ है, मास है, ठीक, टाइम है, टेम्परेचर है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक, मोल, ठीक है, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक, लेंथ तो आप लोग जान रहे हो, मास आप लोग जान रहे हो, टाइम जानते हैं, टेम्परेचर जानते हैं, करंट जानते हैं, मोल भी जानते होंगे। ठीक है, कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर को डिफाइन करेगा। कितना क्वांटिटी है मैटर के अंदर, कितने एटम मॉलिक्यूल्स हैं। मे बी आप लोग को याद हो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद, ठीक, जो लोग पढ़े होंगे पहले वो तो जानते होंगे, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर शायद ना जाने। इंटेंसिटी का मतलब होता है, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, कहीं से अगर एनर्जी निकल रहा है, ठीक, कैसे एरिया का, यूनिट एरिया का यूनिट टाइम पे, तो उसको कहेंगे इंटेंसिटी। बल्ब की इंटेंसिटी, किसी CFL की इंटेंसिटी, वही चीज़ यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कह रहे हैं ना। अच्छा चलिए, तो ये हम लोग डिफाइन कर लिए, क्या डिफाइन कर लिए? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के बाद हमारे पास आता है यूनिट। ठीक है, क्या होता है यूनिट? ठीक, यूनिट क्या होता है, यूनिट कैसे मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे बोले थे ना कि पहले लेंथ को मेज़र करने के लिए हैंड स्पैन होता था, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। अब इससे बड़ी दिक्कत आने लगी, ठीक है, या 1 डोंगा, 2 डोंगा, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी। चीज़ों को यूनिफॉर्म करने के लिए, ठीक, क्या बनाया गया? यूनिट बनाया गया। ठीक है, ताकि हमको दो चीज़ों को कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सारी चीज़ें हम बता सके, इसलिए हम डिफाइन क्या किए? यूनिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेंथ एक फिक्स्ड क्वांटिटी ले ली गई, ठीक है, ये कर लिया गया और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया गया, इतना बड़ा लेंथ जो होगा 1 मीटर होगा। पूरे हमारे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में डिफाइन कर दिया गया कि इसी लेंथ को 1 मीटर कहते हैं, इससे छोटा होगा तो नहीं माना जाएगा, इससे बड़ा होगा नहीं माना जाएगा, तो हमारा ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ को फिक्स कर दिया गया, उसको 1 मीटर मान लिया गया, तो डिफिनीशन हो गया 1 मीटर का। ठीक, ऐसे ही एक फिक्स्ड मास को क्या मान लिया गया? 1 किलोग्राम, और ऑल ओवर वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि इतनी चीजों को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। और इसी से कंपेयर करके, जैसे एक रॉड ले लिए, उसका फिक्स लेंथ था, उसको मान लिए 1 मीटर है, उसको मान के हम उसको रख दिए हैं, और जब भी कुछ हमको 1 मीटर नापना होगा उसी से कंपेयर कर लेंगे पूरे वर्ल्ड में। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हम कह दिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक, इसको फिक्स कर दिए। अब हमको 10 सेंटीमीटर, हम इंडिया, हमको 10 सेंटीमीटर नापना है, इतना बड़ा नाप के ले गए, ये 10 सेंटीमीटर है। यही दूसरी कंट्री ले गई, तीसरी कंट्री ले गई, तो हर जगह ये चीजें फिक्स हो गई ना। तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो यूनिट मानते हैं, जो भी फिक्स्ड वैल्यू मानते हैं, ठीक है, उसी फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। क्या लिखेंगे? ठीक है, the fixed value or standard value या standard amount of any physical quantity is called unit, is called unit। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इतना लेंथ 1 मीटर है, इतना मास 1 किलोग्राम है, थोड़ी से जो करंट होगी वो हमारा 1 एम्पियर होगा, वो सब डिफाइन किया गया। उसी फिक्स्ड वैल्यू को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? यूनिट। यूनिट इज यूज टू कंपेयर, ठीक है, कंपेयर टू क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, सेम टाइप। ठीक, फिर जो हमारा यूनिट है इसका काम क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना। कैसी फिजिकल क्वांटिटी? जो सेम टाइप। जैसे हम कहें 3 मीटर 4 मीटर, बड़ा कौन? 4 मीटर। देखिए सेम टाइप के हैं ना, तभी तो कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर फिक्स होगा। हम कह दे 20 किलो 50 किलो, ज्यादा कौन? 50, क्योंकि हम जानते हैं ये सेम टाइप के हैं, 50 ज्यादा होता है, कि हम 1 किलोग्राम को फिक्स माने हैं, तो ये हमारा यूनिट है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यूनिट जो होते हैं वो हमारे अगेन 2 टाइप्स के, ठीक है, कौन कौन सा?
एक हमारा होगा फंडामेंटल यूनिट, एक होगा हमारा डिराइव यूनिट। ठीक, अच्छा क्या होता है फंडामेंटल? वो यूनिट ठीक जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, वही पुराना काम फिजिकल क्वांटिटी वाला, वो यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा, जो खुद पे डिपेंड करेगा, दो से बनेगा नहीं, सिंगल अकेला होगा, बेसिक होगा, उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या? जैसे किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, ये सब के सब क्या हैं? हमारे फंडामेंटल यूनिट है ना। लेकिन जो दो या दो से अधिक मिलके बनेगा, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न्यूटन, जूल, ये सब के सब हमारे क्या हैं? डिराइव। वो यूनिट जो दो या दो से अधिक यूनिट से मिलके बनते हैं उसको क्या कहते हैं? डिराइव। ये भी हमारे 7 हैं। कौन कौन सा? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, मास का क्या है हमारा? किलोग्राम, टाइम का क्या है? सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, मोल का मोल, ठीक है, लिमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। ठीक, तो ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमारा यूनिट है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, मेरी बात समझिए ना, 2 और यूनिट मानते हैं, ठीक है, उनको भी कुछ कई फंडामेंटल कह सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो 7 ही होता है, अदर 2 यूनिट्स, ठीक है, बाकी सब इससे मिलके बनेगा, ठीक है। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट में हमारा आता है, ठीक है, अदर यूनिट में आएगा हमारा, एक तो आता है लीनियर एंगल, ठीक है, लीनियर एंगल, ठीक, और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। 2 अदर यूनिट भी हो सकते हैं, कौन कौन सा? एक लीनियर एंगल हो सकता है, ठीक है, और एक हमारा कौन सा? सॉलिड एंगल, ठीक है। मे भी आप लोग एंगल जानते ही होंगे, क्या कहते हैं कि 2 रे अगर किसी पॉइंट से निकलती हैं, इनके बीच में बनने वाला जो ये थीटा है, इसी को क्या कहते हैं? एंगल। या ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि अगर कोई सर्किल है, ठीक, ये पॉइंट O है, ये A है, A से हम B तक गए, ठीक, इसका रेडियस R है, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल उसी को थीटा, ये क्या है? S। तो लिखते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो होता है एंगल, एस क्या है? आर्क, आर्क अपॉन आर क्या है? रेडियस, ठीक है। ये हमारा एंगल है, लीनियर एंगल है। और आप लोग पढ़े होंगे कि इसका यूनिट जो होता है डिग्री, ठीक है, डिग्री होता है, डिग्री को 0, छोटा सा 0, ठीक है, फिर होता है मिनट, मिनट को किससे? 1 डैश से, ठीक, फिर आता है सेकेंड डबल डैश से, या तो आता है रेडियन, ठीक है, ये शो करते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मिनट को 1 डैश से शो करते हैं ना, 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड होते हैं, इसको डबल डैश से शो करते हैं, ठीक। पाई को 22/7 तो लिखते ही हैं, इसके साथ साथ लिखते हैं हमारा 3.14 या तो 180 डिग्री कहते हैं, ठीक। तो हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। 1 डिग्री में हमारा क्या होगा? पाई बाई 180 रेडियन, या तो 1 ठीक है 745 इंटू 10 पे पावर -2 रेडियन, ठीक। 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, या तो 1.745 रेडियन होगा, ठीक है, 10 पे पावर -2 भी। अच्छा सॉलिड है भी हम बताते हैं, पहले इसको देख लें, ठीक। अच्छा अब कह दें 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये सब याद रखिएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 डिग्री में इतना रेडियन, या तो ये रेडियन, ये सब याद रखेंगे ना। कह दिया 30 डिग्री को रेडियन में करिए, तो 30 इंटू कितना? पाई बाई 180, तो दैट इज कितना आ गया? पाई बाई 6। तो डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? पाई बाई 180 से। और कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कह दें 1 चलिए 90 को करते हैं ना, तो क्या लिखें? पाई बाई 180 ना, दैट इज आ गया पाई बाई 2, ठीक। लेकिन यही कह दें रेडियन को डिग्री में करना है, ठीक, तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये इतना रेडियन है ना, पाई बाई 6, इसको रेडियन में करना है, रेडियन है डिग्री में करना है, उल्टा कर दीजिए 180 बाई पाई, पाई पाई दैट इज 30 डिग्री आ गया। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका जस्ट उल्टा 180 बाई पाई, ठीक। डिग्री को रेडियन में करने के लिए 1 पाई बाई 180, लेकिन रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 बाई पाई। तो ये हमारा आ गया कौन सा एंगल? लीनियर। अच्छा इसके बाद एक और एंगल है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये 2 यूनिट और हैं, ठीक है, ठीक। कौन सा? एक हम अदर यूनिट में पहला क्या पढ़े? एक पढ़े लीनियर एंगल, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, सॉलिड एंगल क्या है? देखिए
कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी है, इससे निकलने वाली जितनी भी लाइट है ऐसे ना, जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होंगी, ठीक, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उस पे बनने वाला जो यहाँ एंगल, इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, या एकदम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं 2 डायमेंशन का एंगल होगा तो लीनियर, अगर 3 डायमेंशन का एंगल होगा तो सॉलिड एंगल। जैसे एंगल इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आर्क बाय रेडियस, ठीक, तो सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, और उसका एंगल होता था रेडियन, तो इसका एंगल होगा, ठीक है, उसका यूनिट, सॉरी रेडियन, इसका यूनिट होगा स्टेरेडियन, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो हमारी 2 यूनिट और हैं, ठीक है, 7 तो वो है ही, साथ में ये भी है हमारा कौन कौन सा, एक लीनियर एंगल और एक हमारा सॉलिड एंगल। चलिए ये हमारा यूनिट हो गया। अच्छा अब मेरी बात समझिए, ठीक है, ये जितने भी यूनिट है ना, ठीक है, ये जितने भी हमारे यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, इन सबको डिफाइन किया गया है, ठीक है, किसको मीटर कहेंगे, किसको किलोग्राम कहेंगे, किसको सेकेंड कहेंगे, इन सब की डिफिनीशन आप लोग के बुक में दी हुई है, वो सारा डिफिनीशन आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। हम कुछ डिफिनीशन बता रहे हैं, ठीक, सबसे पहले डिफिनीशन बता रहे हैं लेंथ का, ठीक है, लेंथ का डिफिनीशन क्या कहते थे, कैसे डिफाइन किया गया स्टार्टिंग में, ठीक, अगर अर्थ है हमारा, ठीक, अर्थ का टॉप जो होता है ये फ्लैट होता है ना ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो क्या कहते हैं, जियोइड, ठीक, या स्फेरिकल ऑब्लेट कहते हैं, ठीक। अच्छा ये अब यहाँ पे कहा गया, ठीक है, कि इक्वेटर और पोल के बीच में, ठीक, 1 मीटर के डिफिनीशन क्या कहा गया, इक्वेटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 10,000 पार्ट जो होगा, ठीक, सबसे पहला डिफिनेशन क्या कहा गया, इक्वेटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो जितना भी डिस्टेंस है उसका जो 10,000 पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1 मीटर। बट अर्थ का जो शेप है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं वैरी करता है, बहुत माइन्यूट ही वैरी करेगा, बट वैरी करेगा, जिससे हमारे जैसे मान लीजिए हम इतने लेंथ को माने हैं 1 मीटर, ठीक है, कुछ दिन बाद जाएं इतना लेंथ कम हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक, इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया गया। बाद में इस मेथड को अडॉप्ट ना करके नया मेथड क्या किया गया, एक रॉड लिया गया, ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम का एक रॉड लिया गया, ठीक, ये रॉड लिया गया और इस रॉड का एक फिक्स लेंथ लिया गया और इसी फिक्स लेंथ को मान लिया गया 1 मीटर, ठीक है, प्लैटिनम इरिडियम का एक रॉड लिया गया, उसके एक फिक्स लेंथ को क्या मान लिया गया, 1 मीटर, और सारी कंट्रीज में इतने ही लेंथ का 1 मीटर बांट दिया गया कि अब से ये 1 मीटर है, यही हमारा 1 मीटर का डेफिनेशन है। अच्छा बाद में देखा गया कि इस रॉड का भी जो लेंथ है ना वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, फिर से लेंथ नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक, अब जब फिर से लेंथ नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो अब सोचा गया अर्थ को लिए फिर नॉन यूनिफॉर्म, रॉड लिए फिर नॉन यूनिफॉर्म, कोई ऐसा मेथड डेवलप किया जाए जिससे ये चीज हमेशा कांस्टेंट हो जाए, कभी चेंज ही ना हो, ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया उस कंडीशन में, ठीक है। अब नया डिफिनेशन क्या बनाया गया, देखिएगा, जो लाइट की स्पीड होती है ना वैक्यूम में, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग लिखते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना फास्ट होता है ना ये स्पीड, ठीक, कि अर्थ का 7 से ज़्यादा चक्कर लगाता है 1 सेकंड में ना, ये वैक्यूम में स्पीड है, ठीक है, एक्चुअली ये स्पीड होती ही नहीं है, होती तो ये है 299,792, ठीक है, 458 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है, ठीक, ये इसकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ऐसे लिखें 2.99792,458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू 3 के आसपास है ना, इसलिए इतना ले लेते हैं, ठीक, ठीक, ये एग्जैक्टली ये स्पीड होती है, 3 नहीं होती, 3 से कम होता है, ठीक है, उसको राउंड ऑफ करके लोग 3 लेते हैं, ठीक। अच्छा अब लाइट की स्पीड जो है ये ऑल ओवर यूनिवर्स कांस्टेंट है, ठीक है, ऑल ओवर यूनिवर्स लाइट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से डिफिनेशन दिया गया, क्या डिफिनेशन दिया गया, डिस्टेंस 1 मीटर का डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन, ठीक, 1/299,792,458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर,
ठीक है, इज कॉल्ड 1 मीटर। लाइट इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। और लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से 1 मीटर का भी डिफिनीशन कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये डिफिनीशन अडॉप्ट करने से ये जो मीटर है, मीटर बिकम्स यूनिफॉर्म। चाहो तो आप लोग चेक कर लो, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड कितनी है, ये ना है 299792458 इनटू टाइम क्या जगह 129979245 कैंसिल कैंसिल, दैट इज 1 मीटर। ये आया। ठीक, तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस 1 मीटर की डिफिनीशन। ठीक है, सबसे पहले अर्थ वाला दिए थे, पोलर इक्वेटर के बीच का, फिर रॉड वाला दिए, दोनों चीजें नॉन यूनिफॉर्म होने लगे, तब लाइट से डिफाइन किया। क्या कहे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट, ठीक, इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। और यहां से 1 मीटर की डिफिनीशन क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। अब ये कभी वैरी नहीं करेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। आप अलग बात है, लाइट की स्पीड अगर वैरी कर जाएगी तो पूरे फिजिक्स में बहुत चीजें बदल जाएंगी। आधा फिजिक्स फिर से आप लोग को नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करिए मंगाइए कि फिजिक्स के डिफिनीशन में लाइट की डिफिनीशन तो ना चेंज हो। अच्छा, अब देखिए लाइट के बाद, ठीक है, लेंथ के बाद अब आ गया मास। ठीक है, मास को कैसे डोंगे से नापते थे। ठीक है, 1 डोंगा, 2 डोंगा, 4 डोंगा। ठीक है, अब बाद में इसमें 1 किलोग्राम को डिफाइन किया गया। ठीक, 1 किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए फिर से वही काम किया गया। ठीक है, क्या किया गया, एक सिलेंडर लिया गया। ठीक है, प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, पेरिस में रखा गया, ठीक, फ्रांस पेरिस। ठीक है, एक सिलेंडर लिया गया प्लैटिनम और इरेडियम का। ठीक है, और जिसमें डायमीटर और इसका हाइट क्या है, कांस्टेंट है। एक सिलेंडर लिया गया, ये हमारा बना है, ये फिक्स है, ऐसे एक शीशे के चैम्बर में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक, ये एकदम सेफ करके रखा हुआ है। ठीक, ये सेफ है पूरा। ठीक है, इसमें डबल चैम्बर में ऐसे फिक्स है। ठीक, और इसका एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया गया, जिसमें डायमीटर और इसका हाइट दोनों सेम है, और इसका जो मास है उसी मास को क्या कहा गया, 1 किलोग्राम। ठीक, अच्छा, अभी करेंटली जस्ट अभी कुछ दिन पहले तक, ठीक है, ये डिफिनेशन सही था, ये डिफिनेशन सही था। ठीक है, लेकिन ये देखा गया, अच्छा इसने वेट को 1 किलोग्राम मान लिए, अब इसी से कंपेयर कर करके बाकी सारी चीज़ों को हम मेजर कर लेते हैं। और जब भी कहीं गलत लगता है कि ये 1 किलोग्राम से कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ से जाके कंपेयर कर लेते हैं और कह देते हैं ये 1 किलोग्राम है या इतना कम है। ठीक है, कभी भी मोहर देखिएगा, या जो आपका वो होता है ना कि वेट वाला, ठीक, हर साल उस पर मोहर लगता है। ठीक है, कि 1 किलो है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है, वो हर बार चेक होता रहता है। जो दुकानदार चेक नहीं करता है, मोहर नहीं लगाता है, उसका पूरा माल सील कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें, तो इसी से सारा कंपेयर किया गया। अच्छा, अब रिसेंटली ये देखा गया कि इसका जो वेट है वो धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, 10 से 100 माइक्रोग्राम के बीच में कम हुआ। ठीक, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं ना 50 माइक्रोग्राम कम हो गया। ठीक, ये जो सिलेंडर बनाया गया, ठीक है, ये सिलेंडर में आप लोग के बुक में यही डिफिनीशन दिया होगा। ठीक है, जो नई बुक आने वाली है उसमें ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें डिफाइन किया गया, देख, कि जो सिलेंडर का वेट है प्लैटिनम इरिडियम का, ठीक है, जिसका डायमीटर और हाइट दोनों सेम है, उसी के मास को क्या मान लिया गया, 1 किलोग्राम मान लिया गया ना। लेकिन अब धीरे धीरे ये देखा गया कि इसका भी जो मास है वो कम हो गया। कितना कम हो गया, 550 माइक्रो का मतलब होता है ना 10 पे पावर -6। अब ये देखा गया ये भी मास क्या है, वैरी कर रहा है, इसीलिए अब ये माना गया कि इसके डिफिनीशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अब इसका नया डिफिनीशन जो आएगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे मीटर का डिफिनीशन आया हमारा स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, वैसे इसका डिफिनीशन जो आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में आएगा। ठीक, आप लोग की नई बुक्स में देखिएगा ना, ये सिलेंडर वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में मिलेगा। क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी देख लीजिए। ठीक, देखिए, जो हमारा लाइट है, ठीक है, लाइट जो है, ठीक, ये फॉर्म होगा स्मॉल बंडल्स या स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, ठीक है, जो हमारा लाइट छोटे छोटे पैकेट से बना होता है। ठीक, उन पैकेट को कहते हैं फोटोन। ठीक है, जो हमारा लाइट होता है, ऑल लाइट आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, एंड दैट स्मॉल पैकेट, दैट स्मॉल बंडल इज कॉल्ड हमारा फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है E = जो होता है h न्यू। ये क्या है, एनर्जी ऑफ
1 फोटोन। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.634 इंटू 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 जूल। ठीक, इसका हो गया जूल अपॉन ना पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। बस नहीं। और अब जो मास का डिफिनेशन आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा? इसी h के कांस्टेंट के टर्म्स में आएगा, ताकि मास हमेशा हमेशा के लिए 1 किलोग्राम की डिफिनेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो ऐसे ही सेकंड को डिफाइन किया गया, केल्विन को डिफाइन किया गया, एम्पियर को डिफाइन किया गया, मोल को डिफाइन किया गया, सबकी डिफिनेशन अपनी अलग अलग दे दी गई ना। तो हमारा ये हो गया, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? हम लोग देख लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, हमारा यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव क्या होता है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ठीक है, देखिए, ठीक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम कह दिए मास जो है 5 किलोग्राम, ठीक। अब अगर मास जो है वो 5 किलो है, ठीक है, मास 5 किलो है, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका यूनिट है। और ये जो 5 है ना, इस 5 मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलके बनती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलके, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो दो चीज़ से मिलके बनेगा, किससे किससे मिलके बनेगा? मैग्नीट्यूड और यूनिट से। यूनिट आप लोग जान रहे हो, मैग्नीट्यूड का मतलब दैट न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 मीटर, 10 इज मैग्नीट्यूड, मीटर इज यूनिट, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड को n से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू NU, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब मेरी बात समझिए, हम कह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 किलोमीटर, ठीक, मैग्नीट्यूड 1 है, N1 मान लें, यूनिट कितना है? किलोमीटर U1, ठीक है। 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर, मतलब 10 पे पावर 3 मीटर। 1 मीटर में 100, 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर। 10 पे अगर मिलीमीटर, 10 पे पावर 6 मिलीमीटर। यही ना, ये कन्वर्जन आप लोग जान रहे होगे ना बच्चों वाली चीज़ें। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 10 पे पावर 3, तो N2 U2, N3 U3, N4 U4, ठीक है। देखिए ये चीज़ें तो बदल रही हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या है? सेम। मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3 इज इक्वल टू सो ऑन, ये कांस्टेंट होगा ना। मतलब हमको पता चला मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। क्या पता चला? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो किससे किससे मिलकर बनेगा? मैग्नीट्यूड से और यूनिट से। और मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड आप लोग जान रहे हो, यूनिट जान रहे हो, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, यहां से ये भी कह सकते हैं NU का प्रोडक्ट कांस्टेंट, N जो है U के इन्वर्सली। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो यूनिट छोटा, ठीक, मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो यूनिट छोटा। अगर मैग्नीट्यूड कम तो यूनिट हमारा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। देख लीजिए, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, यूनिट छोटा होता जा रहा है। उल्टा चले जाइए, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, यूनिट हमारा बड़ा हो रहा है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा ना, इनका जो या ऐसे कि इन्वर्सली रिलेशन होता है, एक दूसरे के कैसे होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। चलिए अब एक चीज़ और देखिए ना, एक चीज़ और देखिएगा, ओके, एक चीज़ और, ठीक है। ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ऑर्डर और मैग्नीट्यूड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी जो डाटा है उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं A इंटू 10 पे पावर B के फॉर्म में, ठीक। कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमेशा किसके फॉर्म में लिखेंगे? A इंटू 10 पे पावर B के फॉर्म में, जहाँ पे A जो है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और B जो है वो ऑर्डर है। और A की वैल्यू में, ठीक, A की वैल्यू में लिखने का यही तरीका है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। A की वैल्यू में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, 343.6, नो रॉन्ग, ठीक है, 3.436 ये होना चाहिए। 25.9 अगेन रॉन्ग, क्या होना चाहिए?
2.59। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमेशा डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, एक नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिखें, मान लीजिए लिखते हैं 345 इंटू 10 पे पावर 6, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना? बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखेंगे 3.45, देखो 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 10 पे पावर 6 to 8 आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अच्छा, अगर हम कहें 59.69 इंटू 10 पे पावर 4, ना गलत, 5.699, एक इधर भेज दे रहे हैं ना, 10 पे पावर कितना 5, हम कह रहे हैं 0.891 इंटू 10 पे पावर -7, ठीक ना? गलत है, क्या लिखें? पॉइंट, ये ऐसे लिखेंगे 8.91 इंटू 10 पे 8.91 10 पे पावर कितना, इसको हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो -8 आ गया, ये चीज़ हो गया, ठीक। जो ये पावर में कंफ्यूज हो रहा हो ना, जो कंफ्यूज हो रहा हो वो ऐसे कर लीजिए, जैसे इसको किए, जो कंफ्यूज हुआ उसके लिए बात कर रहे हैं ना, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन अब जो बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी वो कंफ्यूज हो रहा होगा। यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगाना है, मतलब 100 से डिवाइड कर दें, ठीक, तभी तो 2 के बाद डेसिमल आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 10 पे पावर 2, 6 to 8 ये डेसिमल आ गया। जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, 0.891 इंटू 10 पे पावर -7 ना, ठीक, यहाँ पे एक हमको आगे लाना है, तो एक आगे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें, ये मल्टीप्लाई करके आगे आ जाएगा 8.91, और ये 1 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 पे पावर -8, ठीक। ये हमारा लिखने का तरीका है। एक बात और याद रखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया कि हम ऑर्डर कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म के पहले, डेसिमल के पहले एक प्लेस होगा, एक नंबर होगा, बाकी सब पावर में चला जाएगा ना। अच्छा, अब हमको क्वेश्चन कई बार देता है, जैसे कहा 396 इंटू 10 पे पावर 4, ठीक है, ये कहा, ठीक। इस क्वेश्चन में, अच्छा एक क्वेश्चन ये लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, 692 इंटू 10 पे पावर 5, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कहे और यहाँ पे ऑर्डर और मैग्नीट्यूड पूछे, जनरली ऑर्डर पूछता है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 3.96 इंटू 10 पे पावर 8, ठीक, और 6.92 इंटू 10 पे पावर 7 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ठीक, ये चीज़ देखिए 5 से बड़ा है या छोटा, ठीक, ये चीज़ देखिए 5 से बड़ा है या छोटा। अगर जो A है वो 5 से छोटा है तो उसको 1 मानिएगा, ठीक, अगर 5 से छोटा है तो उसको 1 मानिएगा, लेकिन अगर ये चीज़ 5 से बड़ा है तो इसको 10 मानेंगे, ठीक। देखिए जैसे ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर है, ये 5 से क्या है, छोटा है, 1 माने तो 1 इंटू 10 पे पावर 8, यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया 8। लेकिन ये क्वांटिटी हमारी 5 से बड़ी है ना, अगर 5 से बड़ी है तो इसको क्या माने 10, 1 और 7 8, तो इसका भी ऑर्डर कितना आ गया 8 आ गया। देख लीजिए, ठीक, राउंड ऑफ करना जानिए, 5th 6th क्लास में पढ़े होंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहा, ऐसे कहा, ठीक है, ऐसे कह रहा है 45.6 इंटू 10 पे पावर 7, इसका ऑर्डर निकालना है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, क्या लिखें 5.46 इंटू 10 पे पावर 8, ये क्या है 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसको किसकी तरह बिहेव करेंगे 10, तो 10 पे पावर 8 एक और 10, तो ऑर्डर आ गया 9 आ गया, खत्म बात, ठीक। अगर यही क्वेश्चन कहा होता सेम, मान लीजिए कहा होता 48.6 इंटू 10 पे पावर 7, तो क्या लिखते 4.86 इंटू 10 पे पावर 8, ये क्या है 5 से छोटा, तो ऑर्डर कितना होता 8 होता, ये हमारा ऑर्डर आ गया। और क्वेश्चन देखिए ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी में मिलेंगे, एनसीईआरटी एक बार रीड करिएगा जरूर, ठीक है, ध्यान से देखिए। और मान लीजिए ऐसे कहा 0.91 इंटू 10 पे पावर 6, ठीक, तो यहाँ पे एक 10 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे एक 10 मल्टीप्लाई के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए ना, तो एक 10 निकालेंगे, 9.1 इंटू 10 पे पावर 5 आ गया। अब ये वैल्यू क्या है, ठीक, ये वैल्यू क्या है 5 से हमारी बड़ी है तो 10, तो 10 पे पावर 6 आ गया। अगर यही कहे होते 0.41 इंटू 10 पे पावर 6, तो लिखते 4.1 इंटू 10 पे पावर कितना 5, ये 5 से छोटा है तो ऑर्डर क्या लिखते हैं यहाँ पे 5।
यही ऑर्डर है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर मैग्नीट्यूड हमेशा 5 से क्या करेंगे, ऑर्डर को उसको मेंटेन करेंगे। अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तब 10 सपोज करेंगे, a की वैल्यू 5 से छोटी होगी तब उसको 1 सपोज करेंगे। उसके हिसाब से ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप लोग जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उस टेक्स्ट बुक में ये पूरा दिया है, इसके कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइए, देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। अच्छा, और क्वेश्चन आते हैं अब इसके बाद इसमें टॉपिक दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, ठीक है, अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ यूनिट। ठीक है, अ सेट ऑफ डिफरेंट यूनिट। ठीक है, डिफरेंट यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एक सेट, एक कई सारे यूनिट को कलेक्ट कर लीजिए, वहां पे बनने वाला जो सेट होगा उसी सेट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, क्या क्या पढ़े होंगे, MKS सिस्टम, CGS, और फिर पढ़ा होगा FPS, फिर पढ़ा होगा SI सिस्टम। MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये होता है ना मास का या लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इसमें फुट, इसमें पाउंड, ठीक है, और इसमें सेकंड। ठीक, इसमें SI में, ठीक है, अब मेरी बात और समझिए, SI में मीटर होगा, किलोग्राम होगा, सेकंड होगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मे बी कि 1 फुट जो होता है 12 इंचेस होते हैं, 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। जो आप लोग मीटर स्केल यूज़ करते हो, जो बॉक्स में रखते हो ना, वो 5 इंचेस 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, लगभग 5 इंचेस के आसपास का लेंथ होता है उसमें ना, जो आप लोग यूज़ करते हो। ठीक, ये फुट हो गया ना, फुट हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, गांव में देखेंगे ना तो बीघा या यार्ड, ठीक है, या कट्ठा, इस टाइप के यूनिट यूज़ किए जाते हैं एरिया के लिए ना। ठीक है, अच्छा, और देखिएगा पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड केक खरीदते हैं ना, 1 पाउंड में क्या होते हैं, 0.456 किलोग्राम के आसपास होता है ना, आधे किलो से भी कम होता है 1 पाउंड का जो केक होता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा FPS सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम हो गए SI सिस्टम। अच्छा, SI सिस्टम का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, जो स्पेलिंग लिख रहे वही है सिस्टम, ई लगा होते हैं, ऑफ द, डी लगा होता है ना, इंटरनेशनल, ई लगा होता है, यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फुल फॉर्म तो बेसिकली यही होता है, ऐसे भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड, ये हमारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड अडॉप्टेड है। ठीक है, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी कंट्री हमारा कौन सा सिस्टम फॉलो करती हैं, SI सिस्टम फॉलो करती हैं ना। अच्छा, अब कहते हैं कि कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, कोहेरेंट, कई जगह आप लोग को कोहेरेंट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये होता है, ठीक है, कोहेरेंट किसको कहते हैं, ठीक, कि अगर किसी सिस्टम में यूनिट जो है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें जितने भी हमारे यूनिट हैं या जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको, यूनिट को बेसिकली, ठीक है, यूनिट को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सके बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड किए। मेरी बात समझिएगा, जैसे एक रेक्टेंगल है, ठीक, एक रेक्टेंगल है, इसका जो ब्रेथ है ना ये 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका जो लेंथ है 2 मीटर है। ठीक, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जो है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। ठीक, अब ये देखिए, अगर इसको देखोगे CGS में जाएगा, अगर इसको देखोगे तो SI और MKS में जाएगा। ठीक, दोनों यूनिट अलग अलग। अगर हम कहें एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह 2, लेकिन इसको 20 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ना। इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए मस्ट है कि इनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, और सेम बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर दिए, ठीक, मतलब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये कोहेरेंट नहीं हुआ। तो कोहेरेंट का मतलब वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सके बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, ठीक, वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें डिफरेंट यूनिट को मल्टीप्लाई कर सके बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड किए, तब ऐसे सिस्टम को कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ये कैसा सिस्टम? कोहेरेंट सिस्टम। ये भी कोहेरेंट है, ये भी हमारा कोहेरेंट है ना, ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। अच्छा, अब बेसिकली अगर कहीं पे स्मॉलर यूनिट यूज करना होता है ना तो एसआई सिस्टम यूज करते हैं, लार्जर यूनिट यूज करना होता है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट तो सीजीएस, सॉरी स्मॉलर के लिए सीजीएस, लार्जर के लिए एसआई, एसआई सीजीएस ये यूज करते हैं जनरली ना। जैसे लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, टाइम का सेकेंड, सेकेंड, इसमें एरिया का मीटर स्क्वायर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें स्पीड मीटर पर सेकेंड, इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो होगा, ठीक है। इसमें करंट का एम्पियर, इसमें करंट का बायोट, ठीक है, इसमें चार्ज का कूलॉम, इसमें हमारा स्टैट कूलॉम, इसमें फोर्स का न्यूटन, डाइन, यूनिट का इसका एनर्जी का जूल, इसमें क्या अर्ग होता है, ये तो होता है। और फिर इसमें और चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें और पोटेंशियल का पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे ना पोटेंशियल का, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पढ़े होंगे, इसमें पढ़ते हैं स्टैट वोल्ट पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है इसमें टेस्ला, ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है गॉस, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो दो यूनिट हम यूज़ करेंगे, एक एसआई स्मॉलर सिस्टम के लिए सीजीएस और लार्जर सिस्टम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसआई सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ठीक। अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद आप लोग में टॉपिक है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ को कैसे मेजर करें, ठीक, लेंथ को मेजर कैसे करें, ठीक है। तो अगर कहीं पे स्मॉल लेंथ होगा तब तो हम लोग कैसे मेजर कर लेंगे, रूलर से या स्केल से। थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, अब उसके रूलर से स्केल से मेजर कर लेते हैं ना। अगर और बड़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग की हाइट h है, ठीक है, सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल लें, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट h है, यहाँ से खड़े होके हम देख रहे हैं, ठीक, और हमको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, यहाँ से खड़े होके हम देख रहे हैं, ठीक। तो ये एंगल किसी तरह निकाल लें, θ1, ठीक है। एंगल मेजर करने के लिए ना, देखिए एंगल मेजर करने के लिए जैसे हमको 2 पॉइंट चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक लाइन, और जिस पॉइंट का निकालना है वो चाहिए। हमेशा एक इनिशियल लाइन फिक्स होना चाहिए एंगल के लिए, ठीक। हम कहते हैं इस पॉइंट का एंगल निकालिए, कहाँ से निकालिए, ठीक है, एंगल निकालने के लिए हमेशा एक फिक्स लाइन होनी चाहिए, एक इनिशियल लाइन होनी चाहिए, उसके बाद निकालिए इस पॉइंट का कि इस पॉइंट का कि इस पॉइंट का ना। तो यहाँ पे ये इसका बेस लाइन फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मान लीजिए हम सामने वाली दीवार देख रहे हैं, ऊपर का एंगल हमको निकालना है, हम कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए एक डिवाइस आता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सटेंट, ठीक है, सेक्सटेंट, ठीक। सेक्सटेंट को यूज करके हम लोग वो एंगल निकालते हैं, ठीक है। वो एंगल निकालते कैसे, देखिए ऐसा कुछ होता है, अब आप लोग को मिलेगा तो नहीं, क्लास 12 के बेसिस पे, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी मिलता है, ग्रेजुएशन में मिलता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे एक लगा होता है शीशा, ये फिक्स होता है, और यहाँ पे एक ऐसे मूव करने वाला लगा होता है ना, यहाँ पे होल पिंस होते हैं, इसको रोटेट करके ये मूव कर सकते हैं, और इससे यहाँ से हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पे आँख में से इसको देखेंगे, देखेंगे दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पे एंगल प्लॉटेड होता है, एंगल मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप की ये जो डिवाइस है इसको कहते हैं सेक्सटेंट। याद रखिएगा, किसी भी बड़ी चीज़ों का, ऊंची जगह का एंगल निकालना होता है तो किस से डिवाइस से निकालते हैं, सेक्सटेंट से, ठीक है। चलिए मान लिया कि यहाँ पे बनने वाला एंगल θ1, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग हमारा XY है, ठीक। अब हम d डिस्टेंस मूव करेंगे, मान लीजिए थोड़ा हम आगे चले गए 10 मीटर, ठीक है, फिर हम एंगल निकालें तो यहाँ से एंगल हमारा कितना है, θ2 है, हमारे पास d है, d वी नो दैट d, ठीक, θ1 भी जानते हैं, θ2 भी जानते हैं, चलिए ये मान लेते हैं x, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा
कॉट थीटा 2 निकालते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस ना, तो कॉट कितना होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब x अपॉन कितना है, h। और अगर कॉट थीटा 1 देखें तो बेस कितना, x प्लस डी अपॉन एच होगा। और अगर दोनों को माइनस कर दें, मान लीजिए कॉट थीटा 1 में से कॉट थीटा 2 को माइनस कर दें तो दोनों का एलसीएम तो h ही आएगा, और थीटा 1 की जगह x प्लस डी और माइनस x, x से x कैंसिल, तो d बाई एच आ गया। यहाँ से लिख सकते हैं, देखिएगा h की वैल्यू d अपॉन क्या लिखें, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। देख लीजिए ये भी हमारे निकल गया हाइट, निकला ना। हम d भी जानते हैं, थीटा 1 भी जानते हैं, थीटा 2 भी जानते हैं, तो हम ये पूरा एंगल भी निकाल लिए, हम डिस्टेंस भी निकाल लिए, तो हम पूरी हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया, कौन सा मेथड हो गया, बाय ट्रायंगल को यूज करके ना, ट्रायंगुलर मेथड हो गया, ठीक है। अब आते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, पैरेलैक्स, ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए, ठीक है, थोड़ा फनी सा है, देखिएगा। अगर हमको कोई बिल्डिंग की हाइट निकालनी, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक, और हमारे पास कोई डिवाइस वाइस नहीं है, ठीक है, तो कैसे निकाल देंगे। ऐसे मान लीजिए बिल्डिंग पीछे, ऐसे खड़े हो जाइए और खड़े होकर झुक जाइए, ठीक। आप अपने पैरों के बीच में से देखिए बिल्डिंग को, ठीक है, और ऐसे, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, थोड़ा फनी है, ये बिल्डिंग है, ठीक, यहाँ पे कोई लड़का ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। अब ये झुक के पैर के बीच में से ये बिल्डिंग को देख रहा है, यहाँ तक दिखेगा, थोड़ा और आगे चलेगा, थोड़ा और ऊपर दिखेगा, थोड़ा और आगे चलेगा, थोड़ा और ऊपर दिखेगा, थोड़ा और आगे चलेगा, थोड़ा और ऊपर दिखेगा। जितना दूर जाने पे ये पूरा टॉप दिखने लगे तो ये एंगल 45 बनने लगता है, और ये x है, ये h मान लीजिए h है, और ये x है, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 1, h इज इक्वल टू x, ठीक। जितना हाइट होगा उतना ही ये चला, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना कुछ देखे, बिना किसी स्टैंड के ना। चलिए ये भी मेथड हो गया, ठीक। इसके बाद है हमारा, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक। पैरेलैक्स मेथड कहने का मतलब क्या है, पहले पैरेलैक्स, ठीक है, LAX, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड कहने का क्या है, क्या होता है पैरेलैक्स, पहले ये जाना जाए, ठीक है। देखिए मान लीजिए, देखिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम ये आंख बंद कर दिए, इसको देख रहे हैं, इसको क्या करिएगा ना आप लोग, हम तो ऐसे रखे हैं, किसी फिक्स पॉइंट पे ऐसे रख लीजिएगा, कहीं टेबल पे ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। और टेबल पे रखने के बाद ना आंख बंद करके ऐसे देखिएगा, तो ये कहीं यहाँ दिख रहा है, फिर इस आंख बंद करके देखिएगा, तो देखिएगा पहले यहाँ दिख रहा था, अब यहाँ दिखने लगा, हमारी आई का पोजीशन शिफ्ट हो गया ना, ठीक है। तो इसका इमेज का पोजीशन भी शिफ्ट होगा, ठीक। द शिफ्टिंग ऑफ इमेज, द शिफ्टिंग ऑफ इमेज फॉर टू आईज, ठीक है, फॉर टू आईज इज कॉल्ड, टू आईज इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स, ठीक। जो इमेज शिफ्ट हो रहा है, इसी शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम स्टार का डिस्टेंस निकालते हैं, हम लोग मून का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये मून है, ठीक, और हमको मून का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अब मून का डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है, मून कितने डिस्टेंस पे है, ठीक। अच्छा हमको कभी भी एंगल निकालना हो, ठीक है, कभी भी एंगल निकालना हो तो एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, बताए थे कि अगर इस पॉइंट का एंगल निकालना है तो एंगल कहाँ से, एक फिक्स लाइन चाहिए होगी ना। तो यहाँ पे जो ये फिक्स लाइन होता है, कोई स्टार को मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टार S1 फिक्स है, इसी के जस्ट ऐसे ऊपर है, ऐसे सीधा ये पॉइंट A पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार S2 फिक्स है, ठीक है, ये स्टार S2 फिक्स है, इससे ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये स्टार हमारा S2 फिक्स है, ठीक। अच्छा यहाँ से एक लाइट ऐसे जा रही है, ठीक, ये एंगल बन गया θ1, यहाँ से एक लाइट ऐसे जा रही है, ये एंगल बन गया θ2, ठीक। ये लाइन ज्वाइन करिए, अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। हम ये डिस्टेंस जानते हैं, मान लीजिए यहाँ खड़े हो गए, ये स्टार को फिक्स मान लिया, एंगल θ1 निकाल लिया। थोड़े दूर चल के हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, दूसरे स्टार को फिक्स मान लिए, हम θ2 निकाल लिए। ये डिस्टेंस तो हम लोग जान रहे हैं, ठीक, θ1 θ2 जान रहे हैं। यहाँ पे टोटल एंगल क्या होगा, θ1 और प्लस θ2, ठीक। ये एंगल इसको कहते हैं बेसिस, बेसिस, ये जो है ना ये क्या है, बेसिस है, ठीक है। ये जो थीटा है इसको कहते हैं पैरेलैक्स, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है, या तो पैरेलैक्स
टिक एंगल। बात समझ में ही? जो यहाँ पे ये जो टोटल थीटा बन रहा है ये तो बेसिस है, जितना हम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं ये बेसिस हो गया। ये जो बनने वाला एंगल है इसको पैरेलैक्स एंगल या तो पैरालिटिक एंगल कहते हैं ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, डी है, ये जो भी डिस्टेंस निकाले डी है ना, तो थीटा की जगह थीटा 1 प्लस थीटा 2। आर्क का मतलब यही तो है, ये कितना है बेसिस, मान लीजिए बेसिस जो है डी है, ठीक, डी कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ए बी लिख लेते, चलिए ए बी, और ये कितना है डी, तो जो डी डिस्टेंस होगा ए बी अपॉन 1 प्लस थीटा 2, इसको मान लेते हैं एक्स। देख लीजिए हम दो एंगल जानते हैं, थीटा 1 थीटा 2, ये हम बेसिस जान रहे हैं, हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हमारा पैरेलैक्स मेथड है ना। पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम मून का डिस्टेंस निकाले, हम स्टार का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, देखिए और भी मेथड हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए जो हमारा अर्थ है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है, सर्कुलर पे नहीं मूव करता है, ठीक। कोई स्टार ये है, हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कोई स्टार यहाँ पे है, हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टार फिक्स मान लिए S1, इसको ज्वाइन कर लिया। अर्थ अभी यहाँ है, इसको ज्वाइन करने वाला एंगल ये बन गया थीटा 1, ठीक है। इसको ये ज्वाइन करने वाला एंगल ये भी कितना हो गया, थीटा 1 हो गया, ठीक है। ये थीटा 1 हो गया। अब अर्थ 6 मंथ के बाद यहाँ आएगा ना, ठीक है, 6 महीने के बाद घूम के आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक और स्टार मान लिए S2, ये फिक्स वाला, ये ज्वाइन किए, ये ज्वाइन किए, ये थीटा 2 आ गया, तो ये भी थीटा 2, ये डिस्टेंस मान लेते हैं d है, और ये बेसिस मान लेते हैं इसका कितना x। अर्थ यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, x पता है, थीटा 1 थीटा 2 पता है, फिर वहीं का एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो d इज इक्वल टू एक्स अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। यही हमारा पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड से हम लोग डिस्टेंस निकालिए मून का, स्टार का। सिर्फ हमको क्या चाहिए, जब भी पैरेलैक्स मेथड लगाएंगे हमको बेसिस का डिस्टेंस चाहिए और दो फिक्स पॉइंट से हमको एंगल चाहिए। अगर इतना हम जानते हैं ना तो कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। चलिए, पैरेलैक्स मेथड के बाद इंटेंसिटी का भी कुछ मेथड है, ठीक है। इंटेंसिटी भी होता है, ठीक। इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर की, ऐसे कुछ, ठीक है, सॉरी इन्वर्सली होता है, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए ना। मान लो कितनी इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक बॉडी की इंटेंसिटी पता है, उसका डिस्टेंस पता है, ठीक। दूसरे बॉडी की इंटेंसिटी पता है बट डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करें, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ना, I1 इज इक्वल टू के अपॉन R1 के स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के अपॉन R2 के स्क्वायर। और अगर I1 I2 का रेशियो ले लें तो R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आएगा ना, और हमको R2 नहीं पता है तो R2 का स्क्वायर कितना, R1 के स्क्वायर, I1 इंटू I2, ये हटा दे, रूट लगा ले, ठीक। ये लेकिन तभी हमारे पास ये मेथड सक्सेसफुल होगा, तभी ये मेथड लगाएंगे जब हमको इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। या तो आप लोग को लेजर मेथड भी पता होगा, मे बी, शायद, ठीक है। लेजर, ठीक है, एक बहुत पावरफुल लेजर है। मान लीजिए इस पॉइंट का, इसका मून का डिस्टेंस निकालना है, ठीक। यहाँ से लेजर लाइट ऐसे गया, ठीक, लेजर लाइट ऐसे गया, ठीक है, बहुत पावरफुल लेजर होगा तब, और ये लेजर लौट के वापस आ गया, ठीक। अच्छा, कितने टाइम में वापस आया है ये हमको पता है, डिस्टेंस ये d है, इसका स्पीड भी हम जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड की जगह v, डिस्टेंस के d गया, d आया 2d, ये टाइम आ गया, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। लेजर मेथड भी हो गया। रडार मेथड भी होता है, ठीक है, रडार, ठीक है। आप लोग वो पढ़े होंगे सोनार, ठीक, साउंड ऑफ नेविगेशन, ठीक है, अरेंजिंग सिस्टम, ये तो होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ठीक, ये ना पढ़ते हैं फुल फॉर्म, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये तो पढ़ते हैं, ठीक। इससे हम लोग सी, जो सी है, ठीक है, उसका डेप्थ निकालते हैं। एक ले लेते हैं ऐसे बोट, ठीक है, ले लिया शिप, ये हमारा ओशियन है, यहाँ से एक
डिवाइस लिया जो वेब प्रोड्यूस कर रहा है, वेब ऐसे गया, ठीक है, लड़के वैसे आया, यहाँ पे वेब रिसीवर होता है, 9th में पढ़े होगे, डिटेल नहीं बता रहे हैं, तो इसका टाइम t लगा, ये डिस्टेंस d है, वेलोसिटी v है, वही पुराना काम सॉल्व करेंगे, यही फिर से वापस आ जाएगा। तो हम लोग के पास कई सारे मेथड हैं, इसके बाद आप लोग देखोगे तो कीपलर मेथड भी है, लेकिन आप लोग बेसिकली अभी इतना पढ़िए, आज जितने भी टॉपिक है ना डिस्टेंस के, यूनिट के, इसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो सब बता दिया। अब आप लोग चाहो, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन लगा लो पहले, ठीक है, इसके क्वेश्चन लगा लो, नेक्स्ट वीडियो में ना इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसका जब क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देगा डायमेंशन, जब डायमेंशन हो जाए, डायमेंशन के क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे एरर ना। और अगर आपके वीडियो में इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक, तो आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, तो हम लोग उसको फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा ना। चलिए, थैंक यू।